बेरोजगारी से बचना है तो स्किल्स को बनाएं क्रांति। दैनिक भास्कर। नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। पश्चिम के विचारों का आयात करके हम लीडर नहीं बनेंगे। आर्थिक वृद्धि में असंतुलन और भ्रष्टाचार का संबंध। संप्रभुता पर बहस राष्ट्रीय सहारा। सेंसर पर आमने सामने। निराश करता है पिछड़ापन। पुराने मनमुटाव और नए घाव का मजबूर हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। बेरोजगारी से बचना है तो स्किल्स को बनाएं क्रांति। दैनिक भास्कर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2033 शीर्षक की हालिया रिपोर्ट सरकार और करोड़ों युवाओं खासकर टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए वेकअप कॉल है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में दुनिया में 1.40 करोड़ जॉब्स कम होंगे। शारीरिक श्रम को विस्थापित करने में बड़ा योगदान एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का होगा। नौकरियों से हाथ धोने की एक खास वजह होगी नए कौशल की कमी। लिहाजा 44% युवाओं को जॉब में बने रहने के लिए स्किल्स को लगातार ढालना होगा। भारत के बारे में कहा गया है कि धीमी आर्थिक रफ्तार, महंगाई और सप्लाई में कमी के कारण नौकरियां घटेंगी। योजनाकारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर वर्ष 1.5 करोड़ युवा भारत में जॉब मार्केट में और जुड़ जाते हैं। पहले से ही बेरोजगारी की स्थिति बदतर है। भारत में नौकरियां घटने लगी हैं और अगले 5 वर्षों में संकट कल्पना से परे होगा। इस नए संकट से निपटने के लिए युवाओं में कौशल विकास के क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया गया तो ग्रामीण युवाओं के सामने भोजन तक का संकट हो सकता है। चीन की तर्ज पर लघु उद्योगों का जाल बिछाना और उद्यमिता के लिए युवाओं को स्किल्स ट्रेनिंग देना अच्छा रास्ता है। इसमें एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। चिंता यह है कि एनएसएसओ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 39 करोड़ युवाओं 15 से 29 साल में से 13 करोड़, हर तीसरा, न तो कोई शिक्षा ले रहे हैं और ना ही कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ऐसे में देश की वास्तविक हालात और न बिगड़ने देने का एक ही तरीका है, तकनीक शिक्षा को क्रांति बनाएं। पश्चिम के विचारों का आयात करके हम लीडर नहीं बनेंगे। राजीव मल्होत्रा, लेखक और विचारक। भारतीय गर्व से कहते हैं कि हाँ, उनका राष्ट्र और उनकी विरासत विश्व गुरु हैं, अर्थात वे पूरे संसार के गुरु और बौद्धिक मार्गदर्शक हैं। इस सुखद अनुभूति देने वाले विचार के समर्थन में वे योग की लोकप्रियता, भारत उद्यमियों और चिकित्सकों की वैश्विक सफलता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक पटल पर प्रासंगिकता को भी गिनाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि भारत का युग प्रारंभ हो गया है और वह सच्चे अर्थों में एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो गया है, परंतु आवश्यकता है धैर्य के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की। गुरु का अर्थ होता है ज्ञानदाता और विश्व गुरु अर्थात वह जो पूरे विश्व को ज्ञान देता है। अतः विश्व गुरु उसे कहना उचित होगा जिसके अर्जित ज्ञान को विश्व स्वीकारता एवं अपनाता हो। संभवतः जिस ज्ञान में कई वैश्विक समस्याओं का हल मिलता हो, परंतु सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों तथा उन पर आधारित नीतियों के क्षेत्र में तो पश्चिमी अकादमियों का प्रभाव भारत से कहीं अधिक है। शेष विश्व क्या सोचता है यदि यदि भूल भी जाएं तो भारत स्वयं ही उसके सुझाए रास्ते पर चलता है। इसमें भारतीय पूंजीपतियों, व्यवसाय जगत के अग्रणियों के लिए से लेकर भारत सरकार, मीडिया, शिक्षाविद और अब तो स्कूली शिक्षा तक सम्मिलित है। यह कैसे संभव है कि एक ओर तो भारतीय समाज के अध्ययन हेतु हम विचारों का आयात करें तथा साथ ही विश्वगुरु होने के भ्रम में भी भरमाए रहें। भौतिकी, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। इस विश्वविद्यालय के स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विषयों के योगदान की मैं सराहना करता हूँ और इस ज्ञान का स्वागत करता हूँ, परंतु विश्व गुरु पद पर आमतौर पर सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तथा संपूर्ण विश्व के निर्माण में दिए गए सभ्यता संबंधी योगदान से ही इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से देखने पर हम पाते हैं कि ह्यूमैनिटी, समाज विज्ञान और लिबरल आर्ट्स विभागों में अति प्रभावशाली विचारधाराएं बनाने में हार्वर्ड जैसी पश्चिमी अकादमियों बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वे विश्व को पढ़ा रही हैं कि भारत एवं उनकी हिंदू सभ्यता के बारे में क्या और कैसे सोचना चाहिए। वे भारत के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन करती हैं। उनकी आकांक्षा है भारत संबंधी आर्काइव्स और बिग डाटा का विशालतम संग्रह एकत्रित करना और उसे बौद्धिक संपदा के रूप में उपयोग करना। स्कूलों, केंद्रों और विभागों का हार्वर्ड का नेटवर्क इन दिनों इन विषयों पर पीएचडी के अनवरत उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है और उसके आयोजनों में प्रस्तुत होने वाले विद्वान एवं उनके कार्यों पर लगने वाली हार्वर्ड की मोहर उनकी वैश्विक स्वीकार्यता एवं उपभोग सुनिश्चित करती है। चिंतित करने वाली बात यह है कि इस उत्पाद का पैनी नज़र से विश्लेषण करने और आवश्यकतानुसार इसे चुनौती देने और भारत के ग्रेट नैरेटिव महाआख्यान को एक विदेशी संस्था के हाथों में पूरी तरह से सौंप देने का विरोध करने के स्थान पर भारतीयों में तो हार्वर्ड ब्रांड से जुड़ पाने के अवसर खोज निकालने की होड़ सी मची दिखती है। गुरु शिष्य परंपरा की भांति हार्वर्ड के पूर्व छात्रों के नेटवर्क उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार और बचाव का कार्य करते हैं तथा इन नेटवर्कों को अप्रत्यक्ष रूप से लीनिएज अर्थात वंशावली की संज्ञा दी जा रही है। भारत न केवल हार्वर्ड में शिक्षक होने का कोई भी अवसर मिलने पर खुशी में झूम उठते हैं, बल्कि खूब सारा पैसा खर्च करके
उसकी ब्रेन वॉशिंग के लिए स्वयं को समर्पित करने को भी तत्पर रहते हैं। सरकार भी इस आत्मघाती आकर्षण से अछूती नहीं है, तभी तो करदाता के पैसों से अपने नौकरशाहों को हार्वर्ड में प्रशिक्षित करवाती है। इस विकराल इकोसिस्टम तथा एक्टिविज्म बढ़ाने के फोकस के चलते भारत की सोच को प्रभावित किया जा रहा है। आर्थिक वृद्धि में असंतुलन और भ्रष्टाचार का संबंध। देवाशीष बसु, लेखक, moneylife.in के संपादक हैं। पिछले सप्ताह मैं रसोई का सामान बनाने वाली एक कंपनी के निदेशक से बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि इन दिनों रसोई के उपयोग में आने वाले बर्तनों एवं अन्य उपकरणों की बिक्री अधिक नहीं हो रही है। रसोई का सामान बनाने वाली दूसरी कंपनियों की कमजोर बिक्री के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। दूसरी तरफ भारत में महंगी घड़ियां बेचने वाली सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी इथोस की बिक्री और शुद्ध मुनाफे में मार्च तिमाही के दौरान क्रमशः 44% और 262% की बढ़ोतरी हुई है। इथोस ओमेगा, बाम एंड मर्सियर, टिसॉ, रेमंड वाइल जैसी महंगी घड़ियां बेचती है। इनमें प्रत्येक घड़ी की कीमत लाखों रुपए में होती है। इसी तरह अंडरवियर की बिक्री कम हुई है और दोपहिया वाहनों की बिक्री गिरकर 2012 के स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं BMW की महंगी कारों की बिक्री 2012 में 37% तक उछल गई। इस तरह की असंतुलित वृद्धि को के आकृति वाली वृद्धि दर कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में तो मजबूत वृद्धि दिखती है, मगर कुछ क्षेत्र लगातार फिसलते जाते हैं। कुल मिलाकर यह वृद्धि अंग्रेजों के अक्षर की तरह होती है, जिसमें एक हिस्सा ऊपर जाता है जबकि दूसरा नीचे। के आकृति वाली वृद्धि का सबसे दुखद पहलू यह है कि कुछ लोगों की आर्थिक प्रगति तेज रफ्तार में होती है, मगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से फिसलता जाता है। सरकार ने इस असंतुलित वृद्धि पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में धनाढ्य लोगों पर थोड़ा और कर लगाकर आय में असमानता दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूँ, यह एक बचकाना प्रयास होगा और इसका आर्थिक महत्व कम और राजनीतिक उद्देश्य अधिक होगा। जब तक सरकार इस आय असमानता, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यय में असमानता के स्रोत तक पहुँचने का रास्ता नहीं तलाशती, तब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आएगा। यह स्थिति हमें इस प्रश्न की ओर ले जा रही है कि भारत क्यों के आकृति वाली वृद्धि से गुजर रहा है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए देश के ग्रामीण देशों में दोनों हाथों में पैसा डाल रही है। सरकार यह भी दावा करती रही है कि जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए रकम सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और किसी भी तरह की लूट नहीं हो रही है। यह संभव है कि वास्तविक महंगाई दर सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक रही, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की व्यय क्षमता पर प्रतिकूल असर हुआ हो। मगर मैं कुछ हद तक यह अनुमान लगा सकता हूँ कि क्यों कुछ धनाढ्य लोगों की आर्थिक स्थिति रोज नई बुलंदियां छू रही है। इसका संक्षिप्त उत्तर बड़े स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है। पिछले साल अप्रैल में भारत में कुछ असामान्य घटित हुआ। जो घटित हुआ उसे भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में विकासशील देशों में भी काफ़ी निचले स्तर पर आ गया। कर्नाटक में सरकारी परियोजनाओं की देखरेख करने वाले ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और विधायक परियोजनाओं का ठेका देने और बिल का भुगतान करने के लिए 40% की तक कमीशन मांग रहे हैं। यह आरोप भी लगाया जाता रहा कि भाजपा के कई नेताओं ने अपने परिवार के लोगों एवं सगे संबंधियों को ठेकेदार बना दिया है। अगस्त में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए और अब राज्य सरकार को 40% कमीशन सरकार तक कहा जाने लगा। भाजपा सरकार में कथित रूप से कमीशन लेने की इस महामारी में राज्य में कल्याणकारी योजनाएं उधर में लटकी हुई हैं। राज्य सरकार की सरकारी विद्यालय परियोजनाएं तैयार करने वाले ठेकेदारों ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धमकी दी कि अगर उनके बिल का भुगतान तत्काल नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देश के सभी राज्यों, निगमों और पंचायतों में भ्रष्टाचार है, मगर कर्नाटक में ये सभी सीमाएं पार कर गया है। हर एक सप्ताह अखबारों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उनके घरों से करोड़ों रुपए के नोट और आभूषण मिलने की खबरें छपती रहती हैं। फरवरी 2022 में आउटलुक पत्रिका में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश NV खरे का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। हर एक जगह भ्रष्टाचार से भारत की आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है, क्योंकि यह उद्यम, उत्पादकता और धन सृजन के चक्र को रोक देता है। हर जगह फैले भ्रष्टाचार से यह गलत संदेश भी जाता है कि ताकतवर लोगों, नेताओं एवं अधिकारियों के लिए गलत तरीके से धन अर्जित करना और अनुचित व्यय करना लज्जा का विषय नहीं रह गया है। एक दशक पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया था और इससे उसे राजनीतिक लाभ भी मिला था। एक दशक पहले वह केंद्र के बाद एक कई राज्यों में भी सत्ता में आई। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए, जिनमें बेनामी जायदाद लेन देन अधिनियम 2016 भी शामिल था। इस अधिनियम में बेनामी जायदाद जब्त करने का प्रावधान था। सितंबर 2021 तक भारत सरकार केवल 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की जब्त कर पाई। वो दूसरा कदम नोटबंदी था। इस कदम से काले धन पर लगाम तो कहीं नहीं लगा, मगर आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2018 में कुछ विचित्र कारणों से सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून 2018 में संशोधन कर दिया, जिसने भ्रष्ट अधिकारियों
की जांच और उनके खिलाफ मुकदमा चलाना कठिन हो गया। इस संशोधन से पहले आए कुछ अनुमानों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक कानून में किसी के दोषी साबित होने की दर 20% से भी कम थी। क्या सरकार भ्रष्टाचार को डर से खत्म करने को लेकर वाकई गंभीर है? करण थापर के साथ साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई वास्तविक परेशानी नहीं है। मैंने अपने पिछले स्तंभ में कहा था कि किसी गरीब देश को आर्थिक संपन्न होने और आय में असमानता कम करने के लिए कई वर्षों तक निरंतर ऊंची वृद्धि दर करनी होगी। ऐसा होने पर ही करोड़ों लोग घनघोर गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब महंगाई कम 2-3% रहेगी और ब्याज दर निचले स्तर पर और मुद्रा स्थिर रहेगी। मगर भारत में महंगाई वास्तविक दर ऊंचे स्तर पर है और रुपया भी कमजोर हुआ है, जो आंतरिक आर्थिक कमजोरी का लक्षण है। ये ठीक उसी तरह है जब तेज बुखार शरीर में किसी संक्रमण का संकेत देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में यह संक्रमण भ्रष्टाचार है, जो लागत बढ़ाता है, निवेश घटाता है और उद्यमों को प्रभावित करने के साथ ही उत्पादकता पर असर डालता है। इसका नतीजा ऊंची महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और कमजोर रुपए के रूप में दिखता है। चारों तरफ की स्थितियां प्रतिकूल होने से लोगों के बीच उपभोग भी कम हो जाता है। भ्रष्टाचार खत्म करना करना न केवल एक नैतिक विषय है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। ऐसा करना खासकर तब और जरूरी हो जाता है जब हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। संप्रभुता पर बहस राष्ट्रीय सहारा। संप्रभुता के मामले पर अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिवादी रुख नहीं अपनाते, लेकिन यह एक अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि वो कांग्रेस की आलोचना करने का कोई ना कोई बहाना, चाहे वह एकमात्र बहाना ही क्यों न हो, छोड़ना नहीं चाहते। संप्रभुता का मामला यह था कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कर्नाटक में सोनिया गांधी के चुनावी सभा में दिए गए बयान का उद्धरण देते हुए लिखा गया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता और अखंडता को नहीं होने देगी। यह दीगर बात है कि सोनिया गांधी के जिस भाषण का उल्लेख किया गया है उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है, लेकिन भाजपा ने ट्विटर हैंडल में कही गई बात को कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई कि सोनिया गांधी कर्नाटक को एक संप्रभु राज्य मानती हैं, यानी कि वह कर्नाटक को एक भारतीय राज्य संघ का हिस्सा नहीं मानती हैं और इस तरह का विचार आपराधिक कृत्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में कांग्रेस को इस तरह कटघरे में खड़ा किया मानो सोनिया गांधी कर्नाटक के लिए अलग राष्ट्र का दर्जा मांग रही हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान अतिवादी तो था, लेकिन कांग्रेस को हास्यास्पद स्थिति में डालने वाला भी था। कांग्रेस के प्रवक्ता का ट्विटर हैंडल के इस कारनामे को मोदी पर प्रत्यारोप लगाकर बचाव करते नजर आए। इससे उन्होंने अपनी स्थिति और भी हास्यास्पद कर ली। उन्हें यह चाहिए था कि कांग्रेस अपने इस बयान से ट्विटर हैंडल से तुरंत हटा लेती और इस गलती के लिए माफ़ी मांग लेती, तो ऐसा करके वह फालतू के फजीहत से बच सकती थी। लेकिन जिद तो जिद है, चाहे जिसकी हो, पक्ष की हो या प्रतिपक्ष की। बहरहाल यह मामला रफा दफा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये प्रश्न के तौर पर याद किया जाता रहेगा। जिससे ज़्यादा इस संप्रभुता कांड का कोई अलग महत्व नहीं होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की शून्य महत्व की गलतियों को चुनावी रणनीति का हिस्सा न बनाया जाए। लेकिन भारतीय राजनीति का तमाशा देखिए कि अगर किसी नेता की जुबान फिसल जाए और यह कहना कुछ चाह रहा हो और कुछ और कह जाए तो इस विचलन को ही सत्य मानकर विवाद प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की कुछ बहस से बचना चाहिए। सेंसर पर आमने सामने। इस साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म द केरल स्टोरी अपने ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इसकी रिलीज पर बैन लगा दिया। कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से फिल्म पर रोक की याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की। अब अदालत 15 मई को सुनवाई पर राजी हो गई है, जबकि पहले सबसे बड़ी अदालत ने यह कह चुकी थी फिल्म अच्छी है या नहीं यह बाजार तय करूँगा। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म का ट्रेलर देखकर रिलीज पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया था क्या उन्होंने फिल्म देखी है। यह भी कहा कि किसी समुदाय विशेष के लिए इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यह फिल्म केरल से गायब हुई 32,000 लड़कियों पर आधारित है जो आतंकी संगठन IS में शामिल की गई। निर्माता निर्देशक कह रहे हैं कि कुछ घटनाओं का यह काल्पनिक रूपांतरण भर है। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की है कि वे फिल्म देखकर ही कोई निर्णय लें, जबकि ममता इसे राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात कर रही हैं। फिल्मों की रिलीज पर पाबंदी लगाने का प्रचलन पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ा है। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के प्रमाण पत्र के बावजूद विपरीत विचारधारा वाले अचानक उग्र हो जाते हैं। फिल्मों का कैनवास तभी बेहतर हो सकता है जब विषय पर उनकी पैनी नज़र हो। एक तरफ हिंदी सिनेमा से कंटेंट यानी विषय के गायब होने की शिकायतें की जाती हैं, दूसरी तरफ जो फिल्मकार गहन अध्ययन के साथ कुछ अनूठा निकाल पाते हैं उन पर शिकंजा कसने के प्रयास होते हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर भी ऐसा ही घमासान मचा था, जबकि दर्शकों ने उसे
सराहा। एक बात तो साफ है कि फिल्म स्तरीय नहीं होगी तो सिनेमा प्रेमियों को जबरन नहीं दिखाई जा सकती। यहाँ बात लड़कियों के गायब होने की भी की जा रही है, जो समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ केरल ही नहीं, देश भर से बड़ी संख्या में लड़कियां लापता भी हैं, जिसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। कला व रचनात्मकता को जितना हो सके राजनीति से अछूता ही रखा जाना चाहिए। निराश करता है यह पिछड़ापन। सुनील देव। फ्रीडम इंडेक्स में भारत एक बार फिर बिछड़ गया। विश्व की मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पर आ गया है। यह कोई खुशफहमी पालने वाली बात नहीं है, बल्कि कुछ 180 देशों में से भारत की रैंकिंग में एक गिरावट का संकेत देती है, जो चिंताजनक। हालांकि इसे लेकर देश के विचारकों में कई प्रकार के मतांतर दिखाई देते हैं, लेकिन ये मसला हमारी कमियों को भी उजागर करता है, इसमें दो राय नहीं है। दरअसल एक लोकतांत्रिक देश में जो होना चाहिए और सरकार जिस तरह का दावा करती है, उससे हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी हमसे आगे हैं। बहुत शर्म की बात है, हम उन छोटे और पड़ोसी देशों से भी आगे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ अराजकता की स्थिति है, खून खराबे होते हैं और कई प्रकार की परेशानियाँ हैं। कुछ एक वर्ष पहले हम श्रीलंका का हादसा देख चुके हैं। पाकिस्तान किस हाल में है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद रैंकिंग में हम अगर पीछे चले गए हैं तो कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ी तो है, और उस गड़बड़ी को कैसे दुरुस्त किया जाए, यह एक गंभीर चुनौती है। हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना होगा। देश के नीति निर्धारकों को भी गंभीर होना पड़ेगा कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसे में सरकार की भूमिका व जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि वैश्विक तौर पर भारत के लिए ये अच्छे लक्षण नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि पश्चिम का भारत को बदनाम करने का ये एजेंडा भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे हर इंडेक्स में भारत को नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से लेकर कई क्षेत्रों में भारत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। पश्चिम के देशों से जो सामान आयात किया जाता था, अब उस पर लगाम लग गई है। यही वजह है कि यूरोपीय देश भारत और पीएम मोदी की छवि को नकारात्मक बनाने में जुटे हुए हैं। तर्क यह भी है कि हाल ही में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में लोकतंत्र का समर्थन करने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की थी और कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत के पास एक स्वतंत्र प्रेस है जो असल में काम करती है। ऐसे में इस फ्रीडम इंडेक्स पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? कई लोगों ने रिपोर्ट हासिल किए जाने के तरीके पर भी सवाल उठा दिया। कई देशों और टिप्पणीकारों ने WPFI के मानदंड, कार्यप्रणाली और RSF के कथित पूर्वाग्रहों, रैंकिंग में निष्पक्षता की कमी और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंता जताई। गौरतलब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके के अवसर पर बीते 3 मई को वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF के ने अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। फ्रांस की पेरिस स्थित यह एनजीओ दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर हर वर्ष रिपोर्ट प्रकाशित करती है। रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पर चिंता जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्थिति जो सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतिबंधित करती है, वह नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने वाले कुलीन वर्ग की ओर से मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण है। ये कोई नई बात नहीं है। WPFI रिपोर्ट 2002 में 80 के रैंक से भारत की रैंक 2010 में 122 और 2012 में 131 तक गिर गई। हाल ही में जारी 2020 WPFI ने भारत को 2019 से 2 स्थान नीचे 142 पर स्थान दिया है। यह बहुत चर्चा का विषय रहा है और मीडिया कर्मियों, राजनीतिक दलों, सरकारी नौकरशाहों और सोशल मीडिया पर भी बहस और इस प्रकार WPFI की कार्यप्रणाली पर करीब से नज़र डालने की आवश्यकता है। एक तरफ तो भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है और दूसरी तरफ फ्रीडम इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है। हाल के दौर में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह दावा किया जा रहा है कि हम बहुत सी चीज़ों में आगे हो गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद यह सब थोड़ा तर्कहीन लगता है। उधर आंकड़े बताते हैं कि अभी हम उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं जिसमें खुद को इतना सबल और सक्षम दिखा सकें। अभी भी लोकतंत्र के लिए असमानता की खाई है। किसी भी देश से बराबरी करना अलग बात होती है और उसे पूरा करना अलग। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई देशों में प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक खराब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत को 180 देशों में 150वां स्थान दिया गया, जो इस साल 11 पायदान गिरकर 160वें स्थान पर आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पर इस हाल में लोकतांत्रिक मजबूती और विरासत को सहेजने की बहुत ज़रूरत है। पुराने मनमुटाव और नए घाव का मणिपुर, हिंदुस्तान। चंदन कुमार शर्मा, प्रोफेसर, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुआ हिंसा का नया दौर अभी थमा नहीं है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक लगभग 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अब अनौपचारिक आंकड़ा कहीं इससे अधिक होने की आशंका है। लोगों
को संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कई घरों में आग लगाई गई है। वे इससे जगह जगह बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में विस्थापित हुए। वे भागकर असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। ऐसे में उनका लौटना फिलहाल काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। इस तनाव ने मणिपुर राज्य में पहाड़ी बनाम मैदानी और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी आबादी के बीच के नाजुक सामाजिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बेशक राज्य का इतिहास सुरक्षा बलों और विद्रोही सशस्त्र गुटों द्वारा की गई हिंसा के अलावा अंतर्जातीय हिंसा से भरा हुआ है, पर यह सब शांति और सामान्य स्थिति में वापस लौट रहा था। यहाँ बुजुर्गों के जहन में भले ही जातीय हिंसा के पुराने दशक आज भी बने हुए हैं, पर नई पीढ़ी उससे ऊपर उठकर सामंजस्य बनाती नजर आ रही थी। ताज़ा हिंसा ने पुरानी जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया है और ये आने वाले कुछ समय के लिए नई पीढ़ी के दिमाग में बनी रहेगी। ताज़ा हिंसा का तात्कालिक कारण मैतेई को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का मूल मुद्दा है। मणिपुर का 90% क्षेत्र पहाड़ी है और शेष 10% मैदानी, लेकिन 60% आबादी मैदानी इलाकों में बसती है, जबकि 40% पहाड़ों में। राज्य में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, जबकि नागा, कुकी और कुछ अन्य छोटी जनजातियाँ पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। मैतेई या गैर आदिवासी पहाड़ी जिलों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों के एसटी और अन्य मैदानी इलाकों में ज़मीन खरीदने के लिए स्वतंत्र है। इससे जाहिर तौर पर मणिपुर के इस मैदानी इलाकों में ज़मीन पर बहुत दबाव डाला है। मैतेई अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का हिस्सा है, लेकिन एसटी की दर्जा मांग रहे हैं ताकि पहाड़ी इलाकों में भी उनकी पहुंच हो। मगर हालिया तनाव तब शुरू हुआ जब 27 मार्च को इम्फाल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र को मैतेई की मांग के संदर्भ में सिफारिश करे। इससे राज्य के आदिवासी समुदाय खफा हैं। दिलचस्प यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस तरह के मामले की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार पर सवाल उठाया है। भड़काने वाले तत्व बेशक हिंसा व नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि पहाड़ियों में कुकी महिलाएं मैतेई को संरक्षण दे रही हैं और इम्फाल के मैदानी इलाकों में मैतेई स्त्रियां कुकी को। खबर है कि मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी मैतेई के छात्र कुकी छात्रों को हिफाजत कर रहे हैं। हालिया हिंसा निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नाकामी है। इसने इस हिंसा के हालात तो पैदा किए ही, इसे नियंत्रित करने के लिए उचित कार्रवाई भी की। बाद में बड़ी संख्या में सेना व अर्धसैनिक बलों को उतारकर हिंसा को रोकने के पारंपरिक तरीके अपनाए गए। यह वही तरीका है जिसके खिलाफ पहले से ही सीमावर्ती राज्यों के लोग लड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में म्यांमार से कुकी समुदाय के पलायन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल म्यांमार की सेना भारत से जुड़े अपने इलाकों के कुकी विद्रोह क्षेत्र से लगातार छापेमारी कर रही है। इस वजह से पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में कुकी विद्रोह सीमा पार करके भारत आ रहे हैं। वे मणिपुर की पहाड़ियों के कुकी बहुल इलाकों में जंगल साफ करके बस रहे हैं। इन क्षेत्रों में अफीम की खेती भी व्यापक हो गई है, जो इन घुसपैठियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत बन गई है। मणिपुर सरकार अगस्त 2022 से यह नोटिस भेज रही है कि चुराचंदपुर खौबुम संरक्षित वन क्षेत्र के कई गांव अवैध हैं और वहां के निवासी अतिक्रमणकारी। 20 फरवरी 2023 को एक गांव को खाली कराने के अभियान में स्थानीय बाशिंदों और पुलिसों के बीच हिंसा भी हुई है। कुकी बहुल इलाकों में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में रैलियां आयोजित की गईं, जिसके खिलाफ सरकार ने कहा कि ये गैर कानूनी मकसद के लिए आयोजित की जा रही हैं। आरोप है म्यांमार से घुसपैठिए अफीम की खेती व नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए आरक्षित व संरक्षित वनों व वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण कर रहे हैं। सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि इन सब तनाव के पीछे पहाड़ी इलाकों में सक्रिय सशस्त्र गुट जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी का हाथ है। वे दोनों समूह 2008 से सैन्य अभियान निलंबित रखने संबंधी समझौते का हिस्सा हैं, जिसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। मगर मणिपुर सरकार ने 10 मार्च को यह कहते हुए इस संघर्ष विराम को वापस ले लिया कि वे समूह जंगलों में अवैध रूप से बसे लोगों को उकसा रहे हैं। कुकी नेताओं ने सशस्त्र गुटों को इस भूमिका का पुरजोर खंडन किया। साफ है, पहाड़ी इलाकों में इस अतिक्रमण पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय समस्याओं के अलावा निरंतर प्रवासन राज्य में जनसांख्यिकीय संतुलन को बदल सकता है। मणिपुर हिंसा का कोई भी समाधान इसकी जड़ों को देखकर ही खोजा जा सकता है। वहाँ सशस्त्र समूह भी सक्रिय हैं। कुछ खबरों के मुताबिक घुसपैठियों के जरिए म्यांमार से हथियार भी आ रहे हैं। इससे राज्य में हालात और बिगड़ रहे हैं। जमीन का मामला हो या घुसपैठ का, सभी पार्टियों का मिलकर समाधान निकालना होगा। जाहिर है, यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वह धर्म की, सियासत हो या अस्मिता की। सरकारें आज तक राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने में विफल रही हैं, अलबत्ता उसने इसे और जटिल बना दिया है। ऐसे में यह मणिपुर के सभी समुदायों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक हल खोजने के लिए तत्परता दिखाएं। धन्यवाद।